हम एक स्टेप बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये फंडामेंटल एक्सिस हो गई, और ये स्टेप हो गया क्या है, वी नॉट पार्टिकल आ रहा है इस तरीके से इधर की तरफ से, और ये है इसका वेव नेचर, यहाँ पर आके एक्सपोनेंशियल डी के दिखा देता है। तो फर्स्ट रीजन ये है आपका, और सेकंड रीजन ये है। फर्स्ट रीजन पर वेव फंक्शन साई फर्स्ट का मान एक्सपोनेंशियल आपके आई की टर्म में जरूर आएगा, बिकॉज अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी माइनस वी नॉट है, ई माइनस वी नॉट है, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या है, पॉजिटिव। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस का वी नॉट अब इंटू साई इक्वल टू 0 है। जब ये चीज पॉजिटिव क्वांटिटी है तो k1 मानेंगे तो कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस i के। सॉल्यूशन कितना होंगे, सॉल्यूशन होगा a e की पावर प्लस का i k1 x प्लस b इंटू e की पावर माइनस का i k2x। ऐसे सेकंड रीजन में करेंगे तो सेकंड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल है तो इसका मतलब e माइनस वी नॉट, यहाँ पे 0 है यार, यहाँ पे तो 0 है ना, पोटेंशियल 0 है, तो ये सेकंड रीजन के लिए आ गया। चलो फर्स्ट रीजन के लिए बताओ, 0 लेके चलो, चलो 0 लेके चलते हैं, बताओ, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m ई कितना है, 2m ई का मान ये हो गया, वी नॉट का मान 0 है, एक्स क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा m स्क्वायर, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला m नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का m है, प्लस k1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस k1, ये कितने, फॉर फर्स्ट रीजन, फॉर फर्स्ट रीजन। और यहाँ बताओ फॉर सेकंड रीजन, फॉर सेकंड रीजन, सेकंड रीजन में सेम चीज बता रहा हूँ मैं, क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस के वी नॉट इंटू साई इक्वल टू 0, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि ये बड़ा है, तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस के k2 स्क्वायर साई इक्वल टू 0, m प्लस k2 क्या होता है, m की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, m स्क्वायर प्लस का k2 स्क्वायर इक्वल टू 0, m प्लस m इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस i k2, तो दोनों में एक्सपोनेंशियल, यहाँ भी माइनस i आएगा ना, बताओ ना, और प्लस का k स्क्वायर प्लस का k1 स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो i आएगा, ठीक है। तो बताना कितना है, c इंटू ई की पावर प्लस का i k2x प्लस d इंटू ई की पावर माइनस का i k2x, ये k1 है। बट इन सेकंड रीजन देयर इज नॉट एनी abstract to reflect the wave, so there will not be any reflected part, so d into e की पावर माइनस का i k2x will be 0, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है। एम्प्लाइज साई सेकंड कितना हो जाएगा, c इंटू ई की पावर प्लस का i k2x। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, समझ में आ रहा है, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, साई फर्स्ट x इक्वल टू a इक्वल टू साई सेकंड x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कितना है, a प्लस b इक्वल टू c, डेल साई फर्स्ट इक्वल टू डेल x इक्वल टू 0 इक्वल टू साई सेकंड इक्वल टू डेल x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करो कितना है बताओ, i क्या आएगा, ठीक है, तो i k1a प्लस माइनस का i k2 k1b इक्वल टू, इसका मान रखो c बचेगा ना, प्लस कर देगा, हाँ i k2c, सही है। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ो कितना आएगा, कैसे जोड़ा हूँ मैं, पहले ये माइनस बी का मान निकाल देगा, जब ये माइनस बी कितना आ गया, माइनस का k2c अपॉन i k1, ये माइनस बी कितना आ गया, इसको ऊपर ले जाऊँ, i k2 अपॉन k1, प्लस का आया ना, क्या सही, तो प्लस का पहले हो गया कुछ ना सही, ये चीज नहीं यूज हो रही है, अब बताओ समझ नहीं आएगा, सही है, आई को मिले तो कटेगा ना, ये माइनस को निकाल, ये बताना चाह रहा है तू, आई से आई कट गया, कितना है, ये आ गया, कैलकुलेशन देखते हैं, लाओ ऐसा दो, अब सोल्व करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, एम्प्लॉय solving equation first and second,
2 बन गया। ओके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। a a प्लस बी इक्वल टू सी हो गया, a माइनस बी इक्वल टू k2 अपॉन k1 इंटू सी हो गया। सोल्व करेंगे कट गया 2a इक्वल टू कितना आया 1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू सी कॉमन आ गया, a इक्वल टू कितना आया c बाई 2 k1 प्लस k2 बटे k1 पुटिंग इन इक्वेशन 1 a plus b is equal to c इक्वेशन 1 कैसे रखा बताओ। a प्लस बी इक्वल टू c सी हो गया तो b इक्वल टू सी माइनस ए हो गया क्योंकि उधर क्या माइनस हो गया तो b इक्वल टू सी माइनस ए की वैल्यू सी बाई 2 इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1 b इक्वल टू कितना आ गया c क्या करूं भैया अंदर मल्टीप्लाई c कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें कितना है 1 बाई 2 ब्रैकेट में कितना था यार ये एग्जैक्टली बताओ k1 plus k 1 प्लस ये तो था k2 बन k1 k2 अपॉन k1 k1 7 सही करा है c कॉमन ले लिया मैंने सही करा है बे हाँ बिल्कुल सही करा, सर जाओ ये तो सही करा बिल्कुल। मान ठीक से रख देता हूँ तो कितना c बाई 2 एक मान ये वाला रख 1 प्लस k2 अपॉन k1 सही है b इक्वल टू सी कॉमन ले लिया कितना बचा 1 माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर कितना है 1 बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई करो कितना है माइनस का k2 अपॉन 2k1 सही है आधे साथ आगे आधे बचा b इक्वल टू सी ब्रैकेट में कितना 1 बाई 2 प्लस का बचेगा ना माइनस का k2 अपॉन k1 वो भी कितना नीचे 2 के साथ कॉमन कर सकते हैं c बाय 2 कॉमन ले लिया कॉमन 2 ले लिया ठीक है 1 minus तो कितना बचेगा 1 माइनस k2 अपॉन k1 k1 बचेगा कितना आया था c बाय 2 एलसीएम ले सकते हैं कितना आएगा k1 माइनस k2 अपॉन k1 ला लो अब ला दूं प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट आएगी तो एम्प्लाइज सो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ r इक्वल टू जाने वाला पार्ट b था तो b का स्क्वायर आने वाला पार्ट a था तो a का स्क्वायर b का मान बोलो क्या है b का मान 1 c बाई 2 कितना है c बाई 2 k1 माइनस k2 का अपन k1 और भाई साहब तुमने बुकलेट खोल के देख लेना इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है दिख रहा 4 गुणों में हाँ ये जुगाड़ देखने का मन ही ना कर रहा। ये भी जुगाड़ करके बता रहा हूँ तुम्हें करंट डेंसिटी निकाल के तब हुआ है ये जुगाड़ करके क्या कर दिया मैंने स्क्वायर करने के बाद कटा भाई तो बात करने का तो गलत है लड़स तो तुमने मार्बल वार्बल ला दी थी इसलिए गलती हो गई वो तो बाद में बताओ कितना है इज इक्वल टू b की वैल्यू बताओ कितनी है c by 2 b की वैल्यू सही बता ना स्क्वायर c बाई 2 का होल स्क्वायर 1 k1 माइनस k2 अपॉन k1 का होल तो स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन c by 2 c बाई 2 k1 plus k2 k1 प्लस k2 अपॉन k1 अपॉन k1 का होल स्क्वायर क्या आया k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर अपॉन k1 plus k1 प्लस k2 k2 का स्क्वायर ये भाई अब आया सही समन सही है। समन ओके समन कई जगह ये भी यूज हो जाता है जार इक्वल टू k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर k1 क्या था बताओ 2m पहले वाले में ही था अपॉन h प्लस स्क्वायर सही था इस पर आया था क्वेश्चन अंडर रूट नहीं था वो k1 में अंडर आएगा सही है स्क्वायर लेते ना अंडर रूट आएगा माइनस इस पे कितना था अंडर 2m v नॉट माइनस e माइनस v नॉट e माइनस v नॉट अपॉन h प्लस स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा ये सेम आएगा 2m e अपॉन h प्लस स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m e माइनस v नॉट अपॉन h प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर सब कुछ कट रहा है देखो ध्यान से अंडर रूट e माइनस अंडर रूट e माइनस v नॉट e माइनस v नोट v नॉट अपॉन अंडर रूट e प्लस अंडर रूट e माइनस v नॉट का होल स्क्वायर यार तो फिर या तो याद कर लो याद करो ज्यादातर लोगों को याद रहता है इसे ले आते हैं इतनी ताकत उनके अंदर होती है ठीक है क्योंकि k1 k2 याद रहते तो याद रखना पड़ेगा भाई याद भी ना रखे तो तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा तो भर गई होगी 2-3 बार गलत करने के बाद हम इतना समझ गए होंगे कि k1 पहले रीजन में लेते हैं तो उसके पोटेंशियल के हिसाब से लेना k1 में 0 आया है पोटेंशियल k2 दूसरे रीजन में लेते हैं तो उसको पोटेंशियल के हिसाब से लेना v नॉट आएगा पोटेंशियल मतलब ये श्रोडिंगर टर्म है एक तरीके जिंदा श्रोडिंगर की दूसरे स्टेप की टर्म है समझ पा रहे हो नहीं आगे से बिल्कुल अच्छा जी लो पकड़ो हैशटैग ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ट्रांस TRANSMISSI ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी PRO r plus t ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का कितनी होगी t इक्वल टू पार्ट जो निकला वो पार्ट क्या था c था
कितना था C सी स्क्वायर, और आने वाला पार्ट क्या था ए था, ए स्क्वायर। सी की वैल्यू बताओ कितनी थी, सी की वैल्यू कितनी, सी की सी थी सी स्क्वायर अपन ए की कितनी थी, A की थी प्लस वाली प्लस बोलो बोलो, ये नीचे है ना, C/2 बोलो कितनी, सी बाई C/2 टू का होल स्क्वायर K1 + K2 K1 + K2 अपॉन K1 अपॉन K1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर। C² कैंसिल। अच्छा एक चीज और देखनी है यहाँ पे, जो आपको यूज करना है, इंक्लूड करना है पार्टिकल में, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन आएगा, जो आगे पार्टिकल निकल रहा है K2 वाले में, कौन से रीजन में जा रहा है, ये समझो, इस वाले रीजन से स्टेप था ये, ऐसे से आया था, इधर गया था सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन में जब जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है इस वाले रीजन के लिए, कौन सा फंक्शन था, K2 था, यहाँ कितना था K1, K2 किस रीजन में, इस रीजन में, यहाँ पे K2 यूज करना है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल रीजन है, कौन सा रीजन है, पोटेंशियल रीजन, पोटेंशियल इफेक्ट दिखाने के लिए K2 यूज करना है, समझ में बात, ठीक, ऐसा बताता हूँ मैं, ऑर्डर से देखो थोड़ा इजीली समझ में आएगा, इजीली। इसका जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आता है, तो अच्छा देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ क्या पाएगा, ये तो समझ में आ गया, ये ट्रांसमिशन वाला कोएफिशिएंट है तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऊपर रख दिया, ये इंसिडेंट का कोएफिशिएंट है, इंसिडेंट कोएफिशिएंट ऊपर रख दिया, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इसमें है तो इसका रीजन का K2 यहाँ रख दिया, और इंसिडेंट K1 में है तो K1 यहाँ पर रख दिया, ये ट्रांसमिशन के निकालने का फॉर्मूला है, बात समझ में। अब मान रखो एग्जैक्टली, बताओ कितना है, T = K2 × C² अपॉन K1 C/2 ब्रैकेट में C/2 K1 + K2 सही बताइए मान, K1 + K2 K1 + K2 अपॉन अपॉन K1 का होल स्क्वायर T = कितना है, K2 × C² अपॉन K1 × C² बाय 4 K1 + K2 K1 + का K2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर K1²। बात समझ आ रही है, C² K1 से K1 कट गया, एक C² से C² से C² कट गया, 4 K1 बचा, उसे ऊपर ले जाओ, T = K2 K2 × 4, ये K1 है, K1 ऊपर चला गया, समझ आ रहा है, नहीं समझ में आएगा, आ गया मतलब कितना है, एम्प्लाइज T = ऊपर बचा K2 अपॉन नीचे है आपका K1 + K2 का होल स्क्वायर, नीचे है 4 K1 है, इसको ऊपर लेगा कितना से, एम्प्लाइज T = 4 K1 × K2 अपॉन K1 + K2 का होल स्क्वायर। ये रिफ्लेक्शन है कोएफिशिएंट। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी देखें कितना है, ऐसा 1 आनी चाहिए, ठीक, ऐसे पकड़ो, एम्प्लाइज टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, R + T, R कितना है, ये रटा पड़ा है, कितना K1 - K2 अपॉन K1 + K2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 4 K1 K2 कितना आएगा, 4 K1 K2 अपॉन K1 + K2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आ रहा है, K1² + K2² + 2 K1 K2 2 K1 K2 प्लस का, सॉरी माइनस का, यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम लोग, उसमें समझ नहीं आ रहा, + 4 K1 4 K1 K2 अपॉन नीचे K1 + K2 होल स्क्वायर K1 + K2 का होल स्क्वायर, इससे कटे कितना हुआ पर K1² + K2² माइनस का प्लस का, 4 में से 2 गया, प्लस का बचेगा 2, समझ में आया, K2 अपॉन आगे अपॉन नीचे K1 + K2 का होल स्क्वायर। अब ये 4 प्लस का है 2 माइनस का, तो इसमें 4 प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस का 2 बचेगा, कितना हुआ बताओ, K1 + K2 K1 + K2 का होल स्क्वायर अपॉन K1 + K2 का होल स्क्वायर तो कट गया, कितना है 1 आ गया, ठीक है, लो चलो। अब बात आती है कि क्या ये चीज भारी है और हमें कितनी चीज याद करनी है, तो मैं ये बता देता हूँ कितनी चीज याद करनी है। एक चीज और है इसमें, वो बता देता हूँ, कितनी चीजें याद करनी है। जो चीजें याद करनी है, जैसे मैं अभी आपको फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ाया, तो फाइनाइट पोटेंशियल इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल पढ़ाया, इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल मैंने भले ही से बहुत बड़ा पढ़ाया, पर एंड में छोटा सा लिख के दिखाया, तुम्हें याद करना है। ऐसे ही मैंने भले ही से बहुत बड़ा पढ़ा दिया, मैं आपको कहूँगा कितनी चीजें याद रखनी है, और आप कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं। लो बेस्ट पकड़ो, रिमार्क। अच्छा एक चीज वो दिखाओ, बुकलेट दिखाओ, गंदी वाली बुकलेट, मतलब जो गंदी हो गई। ठीक ठीक ठीक, इसमें एक वर्ड है देखो, पेनिट्रेशन डेप्थ नाम से है, हाँ ये रहा देखा, ठीक, पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ा देता हूँ पहले, बाबू को डस्टर दो, पेनिट्रेशन डेप्थ पढ़ो।
पहले पकड़ो हैशटैग पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन डेप्थ, तो पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में क्या क्या चीज रखी, देखो डेफिनेशन पढ़ो कि जो आपका स्टेप पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल में पार्टिकल जितना धस जाएगा, अब बात ये आ रही है पार्टिकल को तब धसाना है V नोट माइनस ई। वी नोट माइनस ई का मतलब समझ रहे हो, K2 पार्टिकल की एनर्जी जब उससे कम होगी। P नोट ज्यादा है। देखो ट्रांसमिशन का अर्थ समझो, पहले वो समझो ट्रांसमिशन किसे कहते हैं और पेनिट्रेट करना किसे कहते हैं। इसका मतलब समझते हो, ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल पार निकल जाए, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल आगे कहां तक है ये नहीं पता ना, नहीं समझ पाए। प्रश्न दिखाओ, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। ये रास्ता थामो और एग्जैक्टली समझना कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। पेनिट्रेशन डेप्थ को समझते हैं। हैशटैग पेनिट्रेशन डेप्थ, PENETRATION, पेनिट्रेशन डेप्थ। ये आपका EMT में भी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और आपकी सेंट्रल एक्सिस हो गई और ये आपका स्टेप पोटेंशियल हो गया। थोड़ा बड़ा नाम ताकि समझ में आए आपको। ये स्टेप पोटेंशियल का V नोट हो गया। पार्टिकल आ रहा है एक नीचे एनर्जी लेकर, जो ज्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है वो तो ऊपर ऊपर की बात चल रहा है, वहां भी हम पेनिट्रेशन की बात नहीं करते, ट्रांसमिशन की बात नहीं करते। हम बात करें एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी कम है, जो पार्टिकल कम एनर्जी के साथ आ रहा है, ऐसे ऐसे आएगा और वो इसके अंदर भी उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ रीजन तक, कुछ दूर तक होगी। मतलब पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। पार्टिकल यहाँ पर देखो, मेरी बात समझना, कितनी भी तेज आ जाए वो धस के पार नहीं निकल सकता, क्योंकि सब में पोटेंशियल है इनफाइनाइट, कहाँ जाएगा पार। तो इसलिए ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इस रीजन में रिफ्लेक्शन 1 होता है और ट्रांसमिशन 0 होता है। ये तो बात क्लियर है। कब? जब E का मान 0 हो, जब E का मान लेस देन हो, E का मान लेस देन V नोट से, ये बात तो क्लियर। लेकिन यहाँ पर जितनी दूर तक उसके पेनिट्रेट होने की, जहां तक 1/E हो जाता है, देखो इन्हें लिखा होगा, लिखो लिखो K2 1/E लिखा है, देखो ये वैसे लिखा लिखा ही है, फॉर्मूला होता है 1/K2। हाँ, वो फॉर्मूला होता है। इट इज डिफाइंड द डिस्टेंस एट व्हिच द वेव फंक्शन रिड्यूस टू 1/E। मतलब यहाँ से आ रहा है पार्टिकल और जब पार्टिकल एंटर करने जा रहा था यहाँ पर, तो इसका पार्टिकल साई फर्स्ट था और जब यहाँ पर रिड्यूस होते होते जब वो साई फर्स्ट का 1/E पार्ट रह जाए, तो उतनी दूरी को, जितने पार्ट में 1/E पार्ट रह जाए, उस दूरी को, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, डेल्टा एक्स या बीटा कहते हैं, ठीक है। समझ में? कुछ रह जाए, 1/E रह जाए, 1/E पार्ट, समझ नहीं आया? वेव फंक्शन का 1/E पार्ट रह जाए, उसे क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना है तो बुकलेट पकड़ो, समझेंगे। एम्प्लाइज it is the distance covered by the wave when its amplitudes become 1/eth part of initial, NITIAL, initial। पेनिट्रेशन डेप्थ कैसे कहते हैं? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड बिकम 1/p पार्ट। अब इसको पोटेंशियल और रीजन में ना, तो मुझे क्या कहाँ कहना पड़ेगा? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन पोटेंशियल रीजन, इन पोटेंशियल रीजन, ये पोटेंशियल स्टेप कह देता हूँ, पोटेंशियल स्टेप कह देता हूँ, STEP स्टेप। समझ में? ठीक। इसको पूरी अच्छे से डिफाइन करने के और दूसरे वे में कैसे कर सकते हैं? थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ, समझो। देखो बार बता, एम्प्लाइज as we know that if the particle has larger energy than potential step, then it will move in first and second region both. Second, then it will have finite probability in first and second region, दोनों में इनकी फाइनल प्रोबेबिलिटी। मान कितना होता है? R इक्वल टू, इसका मान बताओ कितना होता है? K1 माइनस K2 अपन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ट्रांसमिशन की वैल्यू होती है 4K1 K2 अपन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। एम्प्लाइज बट इफ इट्स एनर्जी इज smaller than the potential,
then its amplitude reduce in the second region बात समझ में? अगर सेकंड रीजन देखा जाए, अगर एनर्जी कम हो, मैंने कहा एज वी नो दैट, क्या क्या ध्यान समझेंगे, एज वी नो दैट इफ द पार्टिकल हैज लार्जर एनर्जी देन द पेनिट्रेशन स्टेप देन इट विल हैव द फाइनल प्रोबेबिलिटी टू इन रीजन फर्स्ट एंड इन रीजन सेकंड, और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई. But if its energy is smaller than the potential step, then its amplitude reduces in the second region, where एनर्जी रिड्यूस इन द सेकंड रीजन. अब सेकंड रीजन में रिड्यूस होगी तो ये तो बात सही है, तो रिड्यूस होते हुए एक पहले देखेंगे हम आधी हो जाएगी या चौथाई हो जाएगी, और जहां में वहां की बात करनी जहां पर इसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड कितना रह जाए, वन ऑफ ई पार्ट रह जाए, उसे कहेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ. तो कैसे कहा जाएगा, वही सही थी पहले वाली. अरे लिखेंगे यार, कैसी बात कर रहा है तू. ठीक, 10 पकड़ो. एम्प्लाइज द रीजन द डिस्टेंस कवर्ड in second region when its amplitude reduces to 1 upon E is called penetration depth. It is denoted by beta, या डेल्टा एक्स से नोट करते हैं. तो बीटा का मान बताओ क्या पड़ा समझ में, बीटा का मान बताओ कितना आएगा, 1/k2. एम्प्लाइज बीटा होता है 1/k2 के बराबर, और k2 का मान गौरव को पता है, बताओ गौरव कितना होता है k2 का मान, अंडर रूट 2m e माइनस v नॉट माइनस e अपॉन h स्क्वायर. ठीक, इसे पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं. यह साफ साफ दिख रहा है, अगर h का स्क्वायर को ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर 2m v नॉट माइनस e. साफ साफ दिख रहा है. अगर एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो v नोट में से ज्यादा चीज घटेगी तो कम बनेगा, और कम बनने पर ये चीज पूरी ओवरऑल बढ़ेगी, यानी ज्यादा दूर मतलब ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है. तो एनर्जी जितनी ज्यादा होती है पेनिट्रेशन डेप्थ उतना कम होता है, ज्यादा होता है. एनर्जी कम होने पर पेनिट्रेशन अगर ज्यादा दूर तक करता है. बात समझ आ गई, इतिहास समझ में. ठीक, ये सारी चीजें थी इससे रिलेटेड. इस पर क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, एक बार मैं ये बताने वाला था कि क्या क्या चीज याद करनी है, वो भी समझेंगे, कभी ज्यादा लाइन लग जाए. ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही कम चीजें हैं. लो डस्टर पकड़ो और रिमार्क देखो. रिमार्क फॉर स्टेप पोटेंशियल. कितनी चीजें याद रखनी है. सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, स्टेप पोटेंशियल में दो केस होते हैं. फर्स्ट केस क्या होता है, जब एनर्जी आपकी ग्रेटर देन वी नॉट हो, और सेकंड केस क्या होता है, जब एनर्जी आपकी लेस देन वी नॉट हो. ठीक है, अच्छा जी, दो केस होते हैं. अब पोटेंशियल स्टेप के बारे में पता होना चाहिए. डस्टर तो स्टेप फंक्शन और बना दें पहले. तो सबसे पहले आपको स्टेप फंक्शन ही पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए, स्टेप फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं. देखो इधर देखो, इधर सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेनी है. दो केसेस थे, इनमें से पहला केस हमने क्या लिया था, e लेस देन वी नॉट के लिए, उसके लिए दो कंडीशन आ गई थी. फिर क्या लिया था, e ग्रेटर देन वी नॉट, उसके लिए भी दो कंडीशन आ गई थी. उसका क्या पढ़ाया था, स्टेप पोटेंशियल पढ़ाया था. समझ में बताइए क्या क्या चीज केसेस क्या क्या थे. तू लिख खड़ा हो जल्दी लिख. क्या लिखना, केसेस दो दिमाग में पॉइंट लिख, सबसे पहला पॉइंट लिख. याद दिला देना केस फर्स्ट. केस फर्स्ट e लेस देन वी नॉट. जब ज्यादा के लिए निकाले थे शायद, कम के लिए, पहले कम के लिए निकाल, पहले वो बना पोटेंशियल, बना पोटेंशियल स्टेप बना, साइड में इतना बना कि बाकी चीजें भी लिख सकें. मैं देता हूँ.
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जब ई क्या होता है, लेस देन बी नोट होता है, इसमें क्या लिखना है, केस फर्स्ट जब ई का मान लेस देन 0 होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन प्रूव कर दिया, मैं प्रूव कर दूं। दो क्या चीज प्रूव करी थी, एक तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो कितनी आई थी, 0 आई थी, और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो कितनी आई थी, 1 आई थी। फिर केस सेकंड क्या था, ई ग्रेटर देन केस सेकंड था आपका ई इज ग्रेटर देन बी नोट बी नोट। तो यहाँ पे दो चीजें निकाली थी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी थी, k1 माइनस k2 k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। यहीं पर स्क्रीन डेप्थ कितना था, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन k2 था, और k2 का मान कितना था, h कट अपॉन अंडर रूट 2m v नॉट माइनस e था। दोनों केसेस में वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो पहले केस में वेव फंक्शन कितना था, साई फर्स्ट का मान पता होना चाहिए और साई सेकंड का मान पता होना चाहिए, केस फर्स्ट में भी, और यहाँ भी केस फर्स्ट में और केस सेकंड में दोनों पता होना चाहिए। दोनों स्थिति में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, मतलब i की टर्म आ रही होती है, कितना होता है, a e की पावर i k1x प्लस b e की पावर i k1x k1x, और यहाँ पे कितना होता है, c e की पावर i k2x प्लस d e की पावर i k2x, और यहाँ कितना होता है, लेस देन 0, लेस देन 0। पहला तो इमेजिनरी पोर्शन देगा कि 0 पोर्शन है, a into e की पावर i k1x प्लस b into e की पावर i माइनस i k1x माइनस का, सॉरी माइनस होता है। ठीक है, सही है, ठीक है। और यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे रियल पार्ट देता है, तो रियल प्लस c into e की पावर cos k2x हां सही आएगा कि cos कहाँ से नहीं आता नहीं सही सही है, लेस देन 0 रियल पार्ट देगा ना, बता, हाँ रियल पार्ट देगा c d e की पावर सही बोल रहा हूँ मैं, d की पावर d की पावर माइनस k2x माइनस k2x। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है किसके बारे में, स्टेप स्टेप डायग्राम। अगर आपके अंदर और थोड़ा बहुत जुनून काट रहे हैं तो आप ये याद कर सकते हैं, k1 का मान और k2 का मान। k1 का मान कितना होता है, अंडर रूट, वो डिपेंड करता है किस रीजन ले रहे हो। यहाँ पे लोगे तो k1 k2 अलग है, यहाँ पे k1 कितना है, अंडर रूट 2m e अपॉन h का स्क्वायर h प्लस स्क्वायर इनटू k2 कितना है, 2m e माइनस 2m v नोट नॉट माइनस माइनस ई, v नॉट h माइनस का स्क्वायर आएगा, v नॉट सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ वो रीजन में अपॉन h h का प्लस स्क्वायर। और यहाँ पर कितना होता है, k1 का मान 2m e अपॉन h प्लस स्क्वायर, और k2 मान कितना होता है, अंडर रूट 2m 2m e माइनस होता है इसमें बी नोट ही तो होता है इसमें भी, पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, तो e बड़ा होता है, हाँ ये e बड़ा माइनस v e माइनस v नॉट था, e माइनस v नॉट अपॉन h का स्क्वायर h प्लस स्क्वायर। पेनिट्रेशन डेप्थ हमने इसमें पढ़ा था, नहीं इसमें पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। पेनिट्रेशन डेप्थ इसके इसमें पढ़ा है हमने, क्योंकि v नॉट तो इसमें कम है ना, v नॉट तो इसमें ज्यादा है ना, पेनिट्रेशन डेप्थ भाई इससे संबंधित है, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन k2। इतना भी याद रखना कि खत्म करता हूँ ठीक h क्रॉस अपॉन 2m v बी नोट नॉट माइनस ई। पेनिट्रेशन डेप्थ जो है इससे रिलेटेड है, ये बात आपको समझ मिटाओ चमचन से मिटा के आओ पहले आराम से। ठीक है, याद रहेगा इतना, बाकी तो उतारेंगे वो यार लोग गंदी वाली बुलेट देख, दो क्वेश्चन करते हैं, और एक टर्निंग इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा बस, कोई नहीं। आ जाओ देखेंगे इधर, आ जाओ देखो, तू कराएगा उसमें, करवा दे, थोड़ा थक गया मैं, करवा देगा बता, ना ना याद भी करवा दो, कोई गलत हो रहा करके देख ले थोड़ा सा, मन कर रहा होगा तेरा, ले अरे मार कर कर ले थोड़ा, हैं अरे कर तो तू, पकड़ ले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बता, कौन सा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाला कर दे, पहला करना है, कौन सा करना है, वही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसमें है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसमें है, क्या ये पढ़ के लिखा हुआ है, हल्के पढ़ना तेज मत पढ़ना। चलो तो ये चीज दिखाता हूँ, तो ये सबसे मेन चीज दिखाता हूँ, कौन सा करना है, क्वेश्चन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाला करना है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कौन सा है इसमें, कर भाई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, पेज नंबर 127 127 और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर मेन चीज दिखाता हूँ। 3, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया।
An electron beam is incident on the potential barrier of height 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बड़े बी नोट की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही है। एंड ऑफ इनफाइनाइट बिट, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्शन, इनफाइनाइट बिट कह रहा है, इसका मतलब स्टेप पोटेंशियल है, ये बात हमें पता चलेगी। फाइंड द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ द बैरियर इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है जब केस है, केस क्या हो, ए जब ई की वैल्यू दे रखी हो कितनी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो केस ए के लिए जब, यानी इसका मतलब ई से बड़ा है, ई क्या है, बड़ा है बी नोट से, तो उस केस में हमारे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, R बराबर √E माइनस बी नोट ओवर √E प्लस √E माइनस बी नोट का होल स्क्वायर बराबर रखेंगे। वही आशीर्वाद बहुत होता रूट ही क्या होगा, √0.04 माइनस है, समझा? 0.04 दिखा लियो, देख कितनी गड्डी वहीं पड़ी अपॉन √0.04 प्लस √0.04 प्लस 0.03 रखेंगे। जब सॉल्व करके आएंगे तो उत्तर आएगा लगभग 0.11, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केस ए के लिए अब निकालेंगे केस बी के लिए, क्वेश्चन देखता रहे, देख लिया क्या हुआ। केस बी के लिए निकालेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अब निकालेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इसी केस के लिए। बुकलेट भी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे इसी के लिए, अब निकालेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो बड़ा सिंपल है, अगर हम आर निकाल लेते हैं, टी निकालना तो बहुत ही सरल है। तो किस तरीके से हम जानते हैं कि आर प्लस टी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो टी बराबर जाएगा यहाँ से 1 माइनस आर, इसका मतलब टी बराबर 1 माइनस आर ही निकाला था तो 0.1 यानी 0.9, ये आ गया ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 9। अब निकालेंगे केस सेकंड के लिए, केस बी के लिए, जब ई कितना दे रखा हो, जब ई कितना दे रखा था, जब ई कितना दे रखा था 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ई इस केस में बी नोट से छोटा है, बी नोट से छोटा है, और जानते हैं इस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 0 ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की। बस ये याद रखना, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया भैया, हो गया क्वेश्चन, हो गया, बढ़िया। लिंक डालो, प्लेस में भी डालो, क्वांटम मैकेनिकल तो नहीं दिखाऊंगा, तो मेरी वाली बुकलेट तो ये भी गंदे कर दूंगा। कितने क्वेश्चन कर दिए, एक करा दिया, अरे ये करा, हाँ चलो बाकी कर लोगे इसमें से, हाँ ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, इस पे भेज दें जो मैंने बताया उस पे भेज दें। क्वांटम मैकेनिकल टर्म नहीं बता दे रहा हूँ बस। क्या दस करोड़ अपना टॉपिक क्या है, हैशटैग क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग, क्वांटम मैकेनिकल TUNNELI टर्निंग। इसमें क्या करते हैं, अभी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक स्टेप पोटेंशियल पड़ा था अभी, इधर देखो इस तरफ से। स्टेप पोटेंशियल में क्या था कि एक वेव यहाँ से आई और ऐसे ऐसे करके टनल कर गई, वो सॉरी पास कर गई सेकंड रीजन में। और क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग में पढ़ेंगे जो इस पोटेंशियल स्टेप था इसकी कोई फाइनाइट विड्थ हुई, मतलब डेफिनेट चौड़ाई होगी, जब फाइनाइट चौड़ाई होगी तो उसे कैसे डील करा जाएगा, किसे, जब फाइनल विड्थ होगी थी।
एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अपने अपने जीवन काल में आप याद रखेंगे, वेव फंक्शन कभी भी ड्रॉ करने को आए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पार्टिकल जब भी बेसिकली आपको डील करने को कहेगा तो रीजन सेकंड में ई लेस देन वी नॉट के लिए करेगा, ई लेस देन वी नॉट के लिए बात करेगा। तो ई जब लेस देन वी नॉट के लिए बात करेगा, तो जब ई लेस देन वी नॉट के लिए बात करेगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस के 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 होती है। अगर आप इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है। जब पोटेंशियल 0 रखूंगा तो ये फैक्टर बचेगा, कितना बचेगा 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बचेगा, साई इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपका k1 स्क्वायर, कितना बचेगा k1 स्क्वायर प्लस साई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस k1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लस माइनस आई क्या आएगा, आई के प्लस माइनस आई के, इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन में सॉल्यूशन जो आएगा वो सॉल्यूशन में हो जाएगा साई इक्वल टू a इंटू ई की पावर प्लस के आई k1x प्लस के साई b इंटू ई की पावर माइनस के आई k2x हो जाएगा। हमारी बात समझ में आएगा? इसका मतलब आई वाली टर्म को अगर मैं ओपन करूंगा तो cos kx प्लस आई sin kx और cos k प्लस मतलब हार्मोनिक टर्म्स आएंगी। हार्मोनिक टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जिस रीजन में पोटेंशियल 0 होगा उस रीजन में हार्मोनिसिटी दिखाई देगी, फंक्शन में क्या दिखाई देगी, हार्मोनिसिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर सेकंड रीजन की बात करूं, सेकंड रीजन में क्या होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस के 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस के वी साई इक्वल टू 0 होता है। और इस रीजन में एनर्जी की वैल्यू हम पोटेंशियल से कम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, डेल टू साई ओवर डेल x2 हो गया माइनस का कॉमन ले 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v माइनस ई इक्वल टू। अगर आप पूरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी स्टडी राइटिंग में आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए तो ये बात संयोग रहेगी कि यहाँ से दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा हो तो अलग बात, अपलोड करते समय। तो क्या जल्दी बात समझ आई? अच्छा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन डेल्टा एक्स यहाँ पे हमने k2 स्क्वायर मानना पड़ेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का k2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस k2 आएगा। तो रियल फंक्शन बैठेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये जाएगा साई इक्वल टू साई सेकंड इक्वल टू कितना है e की पावर प्लस सॉरी c e की पावर k2x प्लस d की पावर माइनस का k2x। यहाँ पे आई नहीं है मतलब कॉमन नहीं कर सकते, यूलर थ्योरम से cos प्लस sin z कोई टर्म नहीं आएगी, मतलब पीरियोडिक टर्म नहीं आएगी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जब भी पोटेंशियल वाला रीजन आएगा वहां पर एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, एक्सपोनेंशियल डिके वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब अगर फिर आगे भविष्य में कोई ऐसा रीजन मिलता है जहां पर फिर ये वाली कंडीशन आती है, कौन सी, ये वाली, तो आपको फिर वहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, फिर आपको हार्मोनिक टर्म दिखानी पड़ेगी। तो आप याद रखेंगे जहां पर भी पोटेंशियल होता है वहां पर एक्सपोनेंशियल डिके होता है, जहां पर भी पोटेंशियल होता है वहां पर एक्सपोनेंशियल डिके होता है, और जहां पोटेंशियल नहीं होता वहां पर हार्मोनिसिटी दिखाई देती है। वो मैंने आपको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग में क्या करना है आपको, इसके ग्राफ को समझेंगे, इसके ग्राफ को समझेंगे बहुत ध्यान से। लो चमन सिंह दस पकड़ो, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओके, ये मेन एक्सिस है, ओके, ये ओरिजिन हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पोटेंशियल स्टेप बनाना है, चलो यही बना देता हूँ थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी एनर्जी कम है, ये हार्मोनिसिटी दिखाएगा और ये वेव फंक्शन डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे हार्मोनिसिटी दिखाएगा। बात समझना है? तो वेव फंक्शन क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल है इसका और विड्थ है इसकी फाइनाइट कितनी, एक, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी और ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो मैं आपको एक्जैक्टली याद करने को दे रहा हूँ, याद कर लेना। बुकलेट कहाँ है, ठीक है, याद करने की इच्छा हो तो याद कर लेना, ना करने की इच्छा हो तो मत करना, क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बता दूंगा आपको। पहाड़ निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी बताओ, गौरव सिंह देखो जरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी बताओ। मिला R इक्वल टू है, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो पेज नंबर 133 पे आओ, आगे R की वैल्यू बोलो कितनी, R की वैल्यू दो ऊपर, हाँ बोलो इतनी बड़ी, यही तो है, यही है। तो इसका बीटा तो अलग था, हमारा अलग था। हाँ बीटा किसे कहते हैं बताओ, K2 को, पक्का बच लिया, हाँ ठीक है, तो K2 बोलो, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर अपॉन 2K1 K2, ये तो है का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू sin हाइपरबोलिक स्क्वायर K2A K2a अपॉन 1 प्लस 1 प्लस K1 plus K1 square plus K1 K2 square square plus upon K2 K2 square square upon 2K1 K2 अपॉन 2K1 K2 का होल स्क्वायर sin into hyperbolic sin hyperbolic K2A K2a। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बोलो एक पर्दा पीछे जाके, 1 अपॉन 1 plus 1 प्लस V V naught नॉट square upon 4e V V naught नॉट minus माइनस e sin sin hyperbolic हाइपरबोलिक K2A सॉरी K2a square भी है सर। स्क्वायर भी शायद, बात समझ आ गई।
तो ये आपकी रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है। अब होता क्या है, आपका क्वेश्चन किससे बनेंगे, बात ये आती है। तो क्वेश्चन किससे बनेंगे कि आपकी विड्थ भी पोटेंशियल भी फाइनाइट हो और विड्थ भी फाइनाइट हो, ये दोनों सिचुएशन क्या होनी चाहिए, फाइनाइट रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी ट्रांसमिशन, मान न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियस के अंदर वो पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल अगर निकलना चाहता है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमें अल्फा, इसका जिंदा यूज होता है क्वांटम मैकेनिकल का न्यूक्लियर फिजिक्स में। जब हम पढ़ते हैं कभी अल्फा डीके और बीटा डीके पढ़ते हैं, तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर अल्फा और बीटा पार्टिकल निकल रहे होते हैं, ऐसे तो होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर अल्फा बीटा पार्टिकल धुंध निकल रहे हैं, इसका अगर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ा जाए, आप पढ़ेंगे तो आपको 6 से 7 पेपर का मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल निकलना चाहता है तो उसे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रीजन से बाहर निकलना पड़ता है, न्यूक्लियस के पोटेंशियल रीजन से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम वहां बोलते हैं स्फेरिकल 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल लेते हैं, फिर उससे पार्टिकल के पार निकलने की प्रोबेबिलिटी इस टी को डील करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी में क्या करना क्या है आपको, ये आपका 3 रीजन दे रखा है, वेव फंक्शन तो मैं डिफाइन कर ही दूंगा, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आपको अगर एनालाइज करना है तो सेम, ये अगर कहाँ से आए देखना है तो क्या करना है, ये फर्स्ट रीजन लेंगे, ये सेकंड रीजन लेंगे, ये थर्ड रीजन लेंगे, और तीनों का वेव फंक्शन मैंने आपको बताया। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एक बार, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एक बार, और सोल्व करके एबीसी का मान निकालेंगे, करंट डेंसिटी, डेंसिटी फ्लक्स निकालेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप इस वाले क्वेश्चन को यहाँ तक ला सकते हैं। बात सुन रहे हैं, ठीक। और जो e की पावर x, e की पावर माइनस x वाली जो टर्म है, उन्हें कंबाइन करके यहाँ साइन हाइपरबोलिक लिखा गया। बात सुन रहे हैं, तो e की पावर जो टर्म आ रही है उसे कंबाइन करके हमने साइन हाइपरबोलिक टर्म लिखा है। अच्छा जी, अब बात ये आती है, यहाँ पर सिचुएशन है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में कि अगर आपके पास द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन v नॉट, बिल्कुल सही बात है कि दैट t इज स्मॉल इज v नॉट। तो यहाँ पे स्पेशल केस रखा है, यदि v नॉट और a है लार्ज होगा, ठीक, v नॉट और a का मान लार्ज हो तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, v नॉट और a का मान लार्ज होगा। ये पकड़ो सर, और बुकलेट पकड़ो, एम्प्लाइज इफ v नॉट एंड a इज आर लार्ज, अगर इनके मान ज्यादा होंगे तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक को खोलते कैसे हैं बताओ जरा, साइन हाइपरबोलिक x को कैसे खोलते हैं, प्लस में आती है e की पावर बताओ, माइनस एक्स माइनस e एक्स की पावर प्लस एक्स माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 बिल्कुल सही। तो साइन हाइपरबोलिक खोल किसे रहे हैं हम, k2a को खोल रहे हैं, हाइपरबोलिक k2a को खोल रहे हैं, कितना बचेगा, e की पावर k2a माइनस e की पावर माइनस k2a अपॉन k2a अपॉन 2 2, बिल्कुल सही है, ठीक। इतनी बात समझ में। अच्छा, मैंने क्या कहा, v नॉट और a की वैल्यू लार्ज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a का मान लार्ज हुआ मतलब बहुत ज्यादा हुआ, और ध्यान समझते ना, अगर a का मान लार्ज हुआ मतलब बहुत ज्यादा हुआ, तो किसी के हाथ e के बाद माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये e की पावर हो जाएगा k2a बाय 2। तो यहाँ पुट करेंगे, एम्प्लाइज ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कितना है, ये किसका मान आ गया, साइन k2a का आ गया, साइन हाइपरबोलिक k2a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a कितना है, e की पावर 2k2a अपॉन 4 e की पावर 2k2a अपॉन 4 आएगा, सही बता रहा हूँ, सही आएगा पक्का, स्क्वायर सही करवाया तुमने, सही करवाया वो, ये नीचे आएगा 4 नीचे चल रहा है, e की पावर में नहीं, वही तो बोल रहा हूँ जिसका लग रहा है, अपॉन 4। सो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना है, 1 अपॉन कितना है, 1 प्लस v नोट अपॉन 4e v नोट माइनस e, और साइन हाइपरबोलिक का मान कितना है, e की पावर 2k2a अपॉन 4, ठीक है, इसके कंपेयर में एक को नेगलेक्ट कर दो, बताओ कितना है, एम्प्लाइज t इक्वल टू 1 अपॉन v नोट अपॉन 4 चौक 16 e v नोट माइनस इंटू e की पावर 2k2a, एम्प्लाइज t इक्वल टू कितना है, 16 e ऊपर चला गया, v नोट माइनस e अपॉन अपॉन नीचे v नोट की पावर 2k2 e की पावर माइनस का 2k2 यहाँ से आया था ये फॉर्मूला। तो हम जब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कभी कि बोले ये तो ठीक नहीं बैठ रहा, जब एनर्जी 0 हो, जब कि भाई यहाँ से आया ना, जनरली जो लगाना है यहाँ लगाओ,
ये तो खुद अप्रोक्सीमेट करके आया, तुम यहाँ पर जनरल टर्म निकालना चाहो तो खत्म है। तो आपको फाइनली याद क्या रखना है, आपको ये रखना है 16 ई अपॉन वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट ई की पावर -2 k2 अपॉन, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, इन दो को याद ना करो तो भी चलेगा, ठीक। इस चीज से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ है, उधर छोड़ो। ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी याद रखना, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे उधर कहाँ है, जो मैंने पढ़ा रखी है। अच्छा जी, पेज नंबर पे आओ तुम। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरिएट, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, पेज नंबर 130 पर आओ, पेज नंबर 130 पर आओ। पेज नंबर 130 पर आओ, आ गए। जो अपनों ने अभी पढ़ा था, उसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। जो लेकिन जो चित्र बना रहे हैं उसका नाम क्या है, जो हमने चित्र बनाया उसका नाम क्या है? टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट तो टनल मैकेनिकल टनलिंग, वो तो टर्न करने और पार करने को कहते हैं। उस चित्र का नाम क्या है? स्टेप पोटेंशियल। खत्म हो रहा है ना, बुकलेट पकड़ो, समझाता हूँ क्या नाम है उसका। उसका नाम है पोटेंशियल बैरियर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर। इसमें करना क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचनी है, एक सेंट्रल एक्सिस खींचनी है, और फिर इस तरीके से, और यहाँ मैंने आपको बताया ऐसा रहता है डिकेइंग, फिर ऐसा रहता है। बात समझ आ गई? इस रीजन को फर्स्ट रीजन कहते हैं। साई फर्स्ट में आपको लिख के बता सकता हूँ कितना होता है, बताया था, e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म में तो प्लस का i k1x प्लस का सॉरी a b e की पावर माइनस का i k1x। सॉरी, दिक्कत लोगों को इसी चीज में आती है, इस चीज में समझ मेरी बात। इसमें भी दोनों चीज होंगी, कौन कौन सी होगी बताओ? साई सेकंड कितना होगा? c e की पावर दोनों चीजें होंगी, k1x यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, बाउंड्री एक हो रहा है ना। अच्छा तो d e की पावर माइनस k2x, और यहाँ सीजन थर्ड है, साई सर बताओ कितना होगा? c e की पावर d माइनस e इंटू e की पावर माइनस i k3x k1x, ये 0 0 है ना, और प्लस e के बाद कहता है f इंटू e की पावर माइनस का i। क्या कर रहे हो तुम? पहले प्लस लो ना, फिर माइनस लो, k1x। इतना समझ आ गई? ठीक। तो दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, व्हेन e का मान ग्रेटर देन 0 हो। केस सेकंड वन क्या होता है, when व्हेन e इज लेस देन v 0। तो जो e इज ग्रेटर देन 0, सॉरी v नोट v नॉट, इस केस के लिए, फॉर दिस केस रिमेंबर रिमेंबर दिस ग्राफ। इस केस के लिए ग्राफ को रिमेंबर करना है, वो याद रखना। वो ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ, बस चलो। कोई ग्राफ आप स्टडी करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि वो ग्राफ किस केस से डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल स्टेप पोटेंशियल है, बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं एनर्जी कम करूं, किस पार्टिकल एनर्जी कम करूं, तो ये सीधी बात है कि पार नहीं कर पाएगा। कम करने में पार नहीं कर पाएगा, बिल्कुल जीरो के बराबर लेकर आ रहा हूं तो पार्टिकल पार नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे अगर मैं लाऊं तो पार करता चला जाएगा। अगर पार्टिकल की एनर्जी इससे बहुत ज्यादा हो तो आसानी से पार कर जाएगा। बात समझ रही? तो यही करना है, हमें टनलिंग प्रोबेबिलिटी के लिए ग्राफ खींचना है। वो ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। दस से पकड़ो, हैशटैग ग्राफ फॉर द टनलिंग कोफिशिएंट, GRAPH, ग्राफ फॉर द टनलिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन, टनलिंग कोफिशिएंट T। ग्राफ है किसके बीच में? E अपॉन V नॉट के बीच में ग्राफ, ठीक है। ये आपकी फाइनाइट लाइन है जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। देखो ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है। पहला है 0.2, 0.4, 0.4, 6.6, 0.6, 0.8, 0.8 1।
ये है 1 मान लो 1.0, 0.8 यहाँ लेता हूँ और 0.6 भी थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ग्राफ जो है देखो ये बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ पे भी है कोई पॉइंट, क्या है 2, ठीक है 4, ठीक है 6, 8, ठीक है 8। तो याद रखेंगे इस केस में जब हम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो V0 से ज्यादा है, उस केस की बात चल रही है। उस केस में अगर हम देखें टनलिंग प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया अगर 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 पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो सीधी सीधी प्रायिकता है कि वो पार कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो सीधी सीधी प्रायिकता है कि वो पार कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने पर उसके पार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बात सुना रही? इसका मतलब ये हुआ अगर आपको ये ग्राफ देखने को मिलता पहले भी तो आपको ये अनुमान लगाना है कि भैया ये ग्राफ जो है आगे बढ़ने पर जो है ग्राफ का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन एक पर सैचुरेट होने का मतलब ये है एक निश्चित एनर्जी जितनी भी ज्यादा आ जाए प्रोबेबिलिटी 100 पर जाएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी 100 पर जाएगी, मतलब ये फंक्शन सैचुरेट हो जाएगा। और जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है इसको भी नोट करना है, तो हमें एग्जैक्टली ये ग्राफ नोट करना है। तो देखो फिर ग्राफ में क्या कह रखा है, पहले ग्राफ क्या कर रहे हैं 0 से बढ़ा रहे हैं, ठीक, एनर्जी बढ़ रही है, इधर देखो एनर्जी बढ़ रही है तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ रहा है ऐसे और फिर थोड़ा फ्लक्चुएट करके सैचुरेट हो जा रहा है एक पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को याद रखेंगे कि एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उसके टनल होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक। ये ग्राफ आप याद रखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ आओ, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 135, पेज नंबर 135 एग्जांपल 6 दस दो, पेज नंबर 135 एग्जांपल 6 पढ़ो जरा क्या कह रहा है। The transmission probability of the particle with energy E moving through a one-dimensional rectangle potential barrier U naught is less than E. U naught is less than E. Okay. U naught is less than E. अब उन्होंने ग्राफ पढ़ा, ये लेस देन ई के लिए था, देखो ग्राफ क्लियर कर दो, लेस देन ई के लिए भी होगा, ये तो पूरा ही होगा ना, उसकी पूरी कंडीशन दिखा रहा है ना, जैसे एनर्जी बढ़ रही है। पर ये कभी V नॉट एकदम हो जाओ, ग्रेटर देन ई के लिए भाई ग्राफ देख लो, ग्रेटर देन ई के लिए कोई बात नहीं, हम ऐसे लगा सकते हैं। बताओ जी क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल विद एनर्जी ई मूविंग थ्रू वन डायमेंशन, ये समझ में आया भी ग्राफ? आ गया। ग्राफ तुम देखो नॉर्मली भी टिक लगा सकते थे कि जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ट्रांसमिशन की, किसकी? ट्रांसमिशन की। बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छा जी, अब बताओ क्या कह रहा है इसमें, ट्रांस को एग्जांपल 6 में कह रहा है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल विद एनर्जी मूविंग थ्रू द वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बैरियर विद द हाइट u नॉट, u नॉट उसकी हाइट v नॉट जो होती है वो है, ठीक है। अब बताओ जब लेस देन एनर्जी है तो क्या कभी 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा जी, नेवर 1 हो सकती है? कभी 1 नहीं हुई, हाँ कभी नहीं, कभी 1 नहीं होगी ऑफ कोर्स बात है, लेकिन अब इन्होंने कहा है बिल्कुल यार 1 नहीं होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे क्या वेरीज 0 to 1 periodically, नहीं जी, becomes 1 periodically with increasing e upon v naught but never becomes 0। अब ये 1 इसलिए इन्होंने कहा है अगर e upon v naught जो है वेरिएबल है, e upon v naught क्या है? बढ़ा ही जाए। ओ माय गॉड, तुमने एक बात देखी क्या? ये एनर्जी बढ़ने को ही नहीं कह रहा है, E upon V naught, ये e upon v naught बढ़ने को कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी बढ़ रही है कि ऑब्वियसली, अगर आप किसी बड़े बहुत पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो और एनर्जी बहुत ज्यादा हो पार्टिकल, पोटेंशियल वेल और इसका रेशियो इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल वेल और इसका रेशियो इंक्रीज कर रहे हो, वो रेशियो कैसे इंक्रीज करेगा? ई बढ़ाकर, ई बढ़ाकर या v नॉट को घटाकर, ये तो इसका रेशियो इंक्रीज कर रहे हो तो वो टनल कर जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा इसका मतलब हुआ, इधर देखो, अगर आपके पास कोई छोटा पोटेंशियल वेल है, कोई छोटा पोटेंशियल वेल है और उसके लिए आप देख रहे हो तो उसके लिए उसका 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, छोटा पोटेंशियल वेल के लिए 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, वही चीज तो ये कह रहा है, क्योंकि छोटा होगा तब भी ज्यादा होगा। तो इसमें समझ में आया तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? कौन सा वर्ड डी क्यू बिकम्स 1 पीरियोडिकली विद इंक्रीजिंग e अपॉन v नॉट बट नेवर बिकम 0, तो होगा ही नहीं। और पीरियोडिकल फ्लक्चुएशन जो ऊपर दिखा था यार, इसे ही पीरियोडिक फ्लक्चुएशन कहते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 4 में आओ, 135 पेज 135 एग्जांपल 4,
कैलकुलेट द परसेंट। चल तो क्या बात है जी, 10 पकड़ो। पेज 135, पेज 135, एग्जाम्पल नंबर 4। कैलकुलेट द परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी। एनर्जी दे रखी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ, टोटल हाइट दे रखी कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विड्थ दे रखी कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। तो पहली बात केस देख लो कौन सा है, एनर्जी जो है कम है। वी नो दैट एनर्जी इज लेस देन For case एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल। इसके लिए ट्रांसफर प्रोबेबिलिटी कितना था? T इक्वल टू 16 E, क्या था फॉर्मूला? 16 E upon B naught 1 minus 1 माइनस E अपॉन B naught E की पावर minus 2 की K2 पावर है, माइनस का 2 K2 है। K2 है। ये है, सारे मान हमारे पास हैं, रख सकते हैं। बताओ कितना है? T इक्वल टू 16 गुणा E का मान कितना है? 3 अपॉन V का मान कितना है? 4 इंटू 1 माइनस E का मान कितना है? 3 और V का मान कितना है? 4 इंटू E की पावर माइनस के 2 अंडर रूट K2 का मान कितना होता है? 2m। पार्टिकल कौन सा है? पार्टिकल कितना है? क्या बोला? पार्टिकल पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रॉन है ना, मास करना पड़ रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा 2m और ब्रैकेट में फिर क्या है? 9.10 B naught minus E है। V नॉट माइनस E ना, V नॉट माइनस E, अपॉन h का स्क्वायर। V नॉट माइनस E, ठीक है, अपॉन h का स्क्वायर